Dear students, good afternoon, all of you. 9th क्लास में पॉलिटिकल साइंस हमारा चल रहा है, उसमें चैप्टर 2 हमने किया था। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर जिसका नेम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे टॉपिक होंगे वाई इलेक्शंस, एक तो इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक एग्जांपल देखेंगे, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा में जो इलेक्शंस हुए हैं उनका एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद में व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की हमको क्यों ज़रूरत होती है, वो भी हम इसी चैप्टर में, इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, और ऐसी क्या बातें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, उन बातों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 3 ओवरव्यू, अवलोकन कर लेते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर क्या कह रहा है? इन चैप्टर 1 वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी it is neither possible nor necessary for people to govern directly। तो ये हमने चैप्टर 1 में देखा था। डेमोक्रेसी के लिए न तो ये संभव है और ना ही ये नेसेसरी है कि लोग सीधे शासन करें। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन our times is for the people to govern through their representatives। तो हमारे शासन में डेमोक्रेसी का सबसे जो नॉर्मल फॉर्म है लोगों द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से शासन चलाने का। In this chapter we will look at how these representatives are elected। तो इस अध्याय में हम ये लुक करेंगे कि एनी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन कैसे होता है, वो हम देखेंगे। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी। हम शुरुआत ये समझने के लिए करेंगे कि डेमोक्रेसी में चुनाव क्यों जरूरी है, एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी, और क्यों यूजफुल है डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस, क्यों नेसेसरी है और वाई यूजफुल, क्यों उपयोगी है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल, और इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की चुनावी कंपटीशन किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है, किस प्रकार पीपल्स को इससे बेनिफिट होता है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। वी देन गो ऑन द आस्क दैट व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, और फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव डेमोक्रेटिक होता है, इलेक्शंस किस प्रकार डेमोक्रेटिक हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो इसी के सारे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या डिफरेंस है वो भी हम इससे समझ पाएंगे। The rest of the chapter tries to access elections in India in the light of this yardstick, और इसके अलावा चैप्टर्स के जो बाकी पार्ट्स है उसमें हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में जो इलेक्शंस हुए हैं उनका हम मूल्यांकन करेंगे। We take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results, और इसी क्रम में हम इलेक्शंस के प्रत्येक चरण में, यानी कि विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के जो सीमा निर्धारण
है उससे लेकर जो इलेक्शन रिजल्ट्स की जो डिक्लेरेशंस होती है उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे. एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शंस. और हर चरण में हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, इलेक्शंस में क्या होता है, वो हम देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. और इसके अलावा चैप्टर्स के एंड में we turn to an assessment of whether elections in India are free and fair. और भारत में जो इलेक्शंस हुए हैं वो फायर एंड फ्री हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस ढंग से हुए हैं, वो भी हम विचार करेंगे. Here we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair elections. और यहाँ पर हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में इलेक्शन कमीशंस की क्या भूमिका, क्या रोल होता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. व्हाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों होते हैं, ये हम देखते हैं. असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसका एग्जाम्पल बता रखा है. द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद का टाइम है. एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सेटिंग फॉर द पास्ट 5 hours in a chowk of the town is waiting for its leader to come. और जो क्राउड है वो शहर के चौराहे के पास में पिछले 5 years से अपने लीडर्स के आने का इंतज़ार कर रही थी. द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर, जो ऑर्गेनाइजर्स है वो एश्योर करते हैं एंड री एश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट, कि नेता जो है बस आने ही वाले हैं, ये उनको एश्योर करवा रहे हैं. इसी बीच द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे. जब भी कोई गाड़ी पास से उनके पास से पास होती थी तो उनको लगता था कि नेताजी आ गए हैं, तो जो क्राउड है वो स्टैंड्स अप हो जाती थी. इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज कम. और उनको ये उम्मीद लगती थी कि हमारे नेता आ गए हैं. द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट. तो ये नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में स्पीच देने के लिए आने वाले हैं. द 76 years old लीडर इज अ वेरी बिजी मैन दीज डेज. और 76 years के जो ये लीडर्स है आजकल इनको फुर्सत नहीं है, बहुत ही बिजी मैन है. हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड्स आफ्टर 11 PM. उनका जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो सुबह 8 बजे चालू होता है और नाइट को 11 बजे तक चलता है. ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग. और उन्होंने जो है 9 जो इलेक्शन मीटिंग्स है उन सभाओं में उन्होंने भाषण दिया है. बीन constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for these elections. पिछले 23 महीनों से वो लगातार पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां वो कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं. इस प्रकार एग्जाम्पल बताया है ये. दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट is about the state assembly election in Haryana in 1987. हरियाणा में 1987 में जो स्टेट असेंबली के चुनाव हुए थे उससे जुड़ी हुई अखबार की ये खबर है.
The state had been ruled by a Congress party-led government since 1982 और स्टेट में 1982 से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। चौधरी देवीलाल देन एन ऑपोजिशन लीडर, और तब चौधरी देवीलाल जो विपक्ष के नेता थे, लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। उन्होंने एक न्याय युद्ध नामक मूवमेंट का उन्होंने नेतृत्व किया था। स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय युद्ध का मतलब है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए स्ट्रगल। एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी, लोक दल, और उन्होंने लोक दल नामक अपनी एक नई पार्टी का गठन किया था। हिज पार्टी जॉइंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। उनकी पार्टी ने इलेक्शंस में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक नया फ्रंट तैयार किया था। इन द इलेक्शन कैंपेन, और इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कहा है कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शंस में वॉन होती है तो वो क्या करेगी, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स, तो छोटे व्यापारियों और किसानों के जो भी लोन है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो उनकी गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, जो फार्मर्स है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके जो लोन्स है वो वेव कर दिए जाएंगे। ये उन्होंने प्रॉमिस किया है। He promised that this would be the first action of his government, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि उनकी गवर्नमेंट का पहला काम यही होगा, द फर्स्ट एक्शंस जो है उनकी गवर्नमेंट का यही होगा कि जो फार्मर्स है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके लोन्स को माफ कर दिया जाएगा। ये उन्होंने वादा किया है। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, और लोग उनकी जो एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट है उनसे वो नाखुश थे, अनहैप्पी थे। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रोमिस, और वो देवीलाल के प्रोमिस की तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, जब इलेक्शंस होते हैं, दे वोटेड overwhelmingly in favor of लोकदल and its allies, तो वो लोकदल और उसके जो सहयोगी दल है उनके पक्ष में जो है वोट देते हैं। लोकदल and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly, तो लोकदल और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटों पर जीत मिलती है। 76 सीटें लोकदल जीतता है। लोकदल एलोन वन 60 सीट्स, और लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली। एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, और असेंबली में उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें हाथ आई थी। वंस द इलेक्शंस रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जब इलेक्शंस रिजल्ट्स की घोषणा होती है उसके बाद में द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, तो सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो अपने पद को छोड़ते हैं। जो पिछली गवर्नमेंट है उनके जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स है वो रिजाइन देते हैं। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली हम कहते हैं एमएलएस को। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, तो लोकदल के जो न्यूली इलेक्टेड जो एमएलएज है
उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुना। The governor invited Devilal to be the new chief minister। और जैसा कि आप जानते हो, गवर्नर ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने के लिए उनको इनवाइट किया है। 3 days after the elections results were declared, he became the chief minister। और जो इलेक्शन रिजल्ट्स है उनकी घोषणा के 3 दिन के अंदर वो चीफ मिनिस्टर्स बन गए हैं। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी गवर्नमेंट एक आदेश जारी करके जो स्मॉल फार्मर्स है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके जो बकाया लोन है उनको उनकी गवर्नमेंट ने ऑर्डर के जरिए माफ़ कर दिया। तो जैसे ही देवीलाल की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो जो लोन्स हैं उनको वेव कर दिया जाएगा। तो देवीलाल इस प्रॉमिस को पूरा करते हैं और जो स्मॉल फार्मर्स है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके जो लोन्स है उनको वेविंग करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर इशू करती है और माफ कर दिए जाते हैं लोन। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। और उनकी पार्टी ने राज्य में 4 years तक जो है शासन किया। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991। और अगले जो चुनाव हुए थे 1991 में हुए थे। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस बार उनकी पार्टी को लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन। कांग्रेस ने इलेक्शंस को जीत लिया एंड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। और कांग्रेस की सरकार जो है बन गई। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, चुनाव की जरूरत क्यों होती है, वो हम देखेंगे। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, ये आप जानते हो। रेगुलरली 5 years में चुनाव करवाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको इलेक्टेड करने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। वी आल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। हम ये भी जानते हैं कि अनेक ऐसे कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन वहां भी चुनाव होते हैं। बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। लेकिन हमारा इशू ये है कि इलेक्शंस की नीड हमको क्यों होती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। तो लेट अस, आइए बिना चुनाव वाले डेमोक्रेसी की हम कल्पना करें कि अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर करें तो बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन इससे क्या होगा। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1। लेकिन चैप्टर 1 में हमने देखा था, क्या देखा था, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। लेकिन जो लार्ज कम्युनिटी है, किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा।
यानी सोसाइटीज के जो पीपल है वो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं अगर लार्ज कम्युनिटी है तो। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। और इसके अलावा ये भी संभव नहीं है कि हर किसी के पास में हर मामले पर फैसला करने का समय हो, उनके पास में ज्ञान हो, नॉलेज हो, टाइम हो। तो टाइम और नॉलेज हर किसी के पास में हो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी मैटर्स के ऊपर डिसीजंस लेने के लिए हर व्यक्ति के पास में जरूरी नहीं है कि उसके पास में टाइम हो, नॉलेज हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है लार्ज कम्युनिटी वाले कंट्री में संभव नहीं है। देयरफॉर इसलिए इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से शासन करते हैं। Is there a democratic way of selecting representatives without elections? क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव किया जा सकता है? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience. आइए एक ऐसी जगह के बारे में हम इमेजिन करें जहां रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव उम्र के आधार पर और अनुभव के आधार पर किया जाता है। एज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर उनको इलेक्टेड किया जाता है। और a place where they are chosen on the basis of education और नॉलेज। और ऐसी जगह की भी हम इमेजिन करें, कल्पना करें जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. लेकिन किससे ज़्यादा अनुभव है, किससे ज़्यादा ज्ञान है, ये तय करने में थोड़ी परेशानी जो है हमको आ सकती है। But let use say the people can resolve these difficulties. लेकिन ये मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर इलेक्शंस की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी? लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका जो प्रतिनिधि है वो पसंद है या नहीं है? ये हम कैसे तय करेंगे? हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? और इसके अलावा हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करेंगे? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वो अपने पद पर न बने रहे? ऐसा हम डिसीजन कैसे करेंगे? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उनको बदल भी सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था की हमको आवश्यकता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। और इसी व्यवस्था का नाम इलेक्शन है। Therefore, इसलिए इलेक्शंस आर कंसिडरेड इसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसलिए हमारे समय में रिप्रेजेंटेटिव वाले डेमोक्रेसी में चुनाव को जरूरी माना जाता है। इन एन इलेक्शंस द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। चुनाव में वोटर कई तरह से चुनाव करते हैं। तो इलेक्शंस में वोटर्स किस प्रकार जो है
चुनाव करते हैं, कौन कौन सी बातों का चुनाव करते हैं वो हम देखते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, वो अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, वो सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और वो गवर्नमेंट और उसके द्वारा बनने वाले लाज का, कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, किस चुनाव को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, कौन से इलेक्शंस जो होते हैं डेमोक्रेटिक होते हैं, वो हम देखेंगे। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, इलेक्शंस कई तरह से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, और लोकतांत्रिक देशों में ये चुनाव तो होते ही है। जैसे कि आप जानते हो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें इलेक्शंस होते हैं, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक देश है उनमें भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस, तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसे जांचने के हमारे पैमाने क्या है, हम किस प्रकार डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है या नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1, हमने चैप्टर 1 में इस क्वेश्चन के ऊपर जो है ब्रीफली डिस्कशन किया था। We discussed many examples of countries where elections are held, but they cannot really be called democratic elections. तो हमने वहाँ अनेक कंट्रीज में चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते थे। Let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum conditions of a democratic elections. तो आइए वहाँ पर जो भी हमने सीखा था उसको हम रिकॉल करें, और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी जो मिनिमम कंडीशंस है उसके साथ में अपनी बात शुरू करें। फर्स्ट क्या है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value, यानी हर किसी को वोट डालने का अधिकार हो और हर किसी के वोट का समान वैल्यू हो, तब उस इलेक्शंस को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इसके अलावा सेकंड क्या है जिसको हम इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक मान सकते हैं, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, पार्टियों को और कैंडिडेट्स को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए जो है चॉइस पेश करे। थर्ड क्या है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और ये जो चॉइस है, चुनाव का जो अवसर है वो नियमित अंतराल पर मिलता रहे। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर होने चाहिए। फोर्थ क्या है, द कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, लोग जिसे चाहते हैं वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड in a free and fair manner where people can choose as they really wish, और चुनाव जो होने चाहिए फ्री एंड फेयर होने चाहिए, यानी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाए जाने चाहिए जिसे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। दिस माइट लुक लाइक वेरी
एंड इजी कंडीशंस। ये शर्तें जो है बहुत सिंपल लग सकती है, इजी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन बट देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन ऐसे अनेक देश है जहाँ के इलेक्शंस में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू द इलेक्शंस held in our own country to see if we can call these democratic elections। तो इस चैप्टर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो हमारा न्यू जो टॉपिक है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स जो है वो गुड है या नहीं है? इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।